बच्चों, सबको नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने हस्तलिपि विज्ञान का विकास देखा और उसी में एक और विषय आ रहा है, अक्षर कैसे लिखे जाए। आइए हम इस वीडियो में इस विषय पर विचार करेंगे। सीधी सादी भाषा में कह सकते हैं कि अक्षर गोलाकार हों, सुडौल बने हों, सरलता से बनाए गए हों तथा अलग अलग बने हों। मोतियों की माला के समान इनका आकार एक समान हो। जैसे कि ग्रंथ लिखना प्रारंभ करने में अक्षर बने हैं, यही अक्षर समान रूप से ग्रंथ के अंत पर्यंत बनते चले जाएं। किंवदंतियां सर्वमान्य तथ्य प्रदर्शित करती हैं। ऐसे तथ्य बहुत ही कठिन एवं व्यावहारिक अनुभव से प्राप्त होते हैं। ऐसे तथ्य का महत्व किसी भी काल एवं परिस्थिति में समान रहता है। इसी प्रकार एक किंवदंती भी एक सर्वमान्य तथ्य प्रदर्शित करती है। इस सत्य का महत्व लिखने की प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से पाया जाएगा। लिखने वाला व्यक्ति कोई भी हो, लिखने की लिपि कैसी भी हो तथा वो कुछ भी लिख रहा हो, लिखने की शैली व अक्षरों की बनावट सदा एक जैसी रहेगी। अक्षर सदा ही एक जैसे बने, सुडौल बने, सरलता से लिखे हुए तथा मोतियों की माला के समान एक के बाद दूसरा स्पष्ट रूप से अलग अलग बनते हुए चले जाएं, ये नितांत आवश्यक है। किंवदंती अपने स्पष्ट तथ्य के कारण आवश्यक सुझाव उपलब्ध करती है। ये सुझाव सरल भाषा में दिए जाते हैं कि सदा स्मरण रहें और उसकी याद दिलाते रहें। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में इनकी यथार्थता समझने में शंका न कर सके एवं उसके अनुसार आचरण भी कर सके। सत्य तो यह है कि व्यावहारिक जीवन के लिए ये थोड़े से चुने हुए सुंदर, सरल व उपयुक्त शब्द महापुरुषों के द्वारा दिए हुए महान निर्देश हैं। इनका अनुसरण करने से आत्मज्ञान, आत्मबल, स्वावलंबन तथा सृजनकारी क्रियाशीलता प्राप्त होती है, जिनके द्वारा हमारे जीवन से लक्ष्यहीनता की मात्रा कम होती है और हमें अपना जीवन, व्यवहार व आचरण अधिक उन्नत करने के लिए एक आदर्श प्राप्त हो जाता है। अधिक कुशलता एवं सफलता प्राप्त कर लेने के लिए इसका आभास स्वतः होने लगता है। बांग्ला साहित्य में इस विषय पर गहन विचार प्राप्त होते हैं। हमारे आदरणीय गुरु श्री प्रफुल्ल कुमार चटर्जी प्रायः एक बांग्ला कथन दोहराया करते थे, वो है काली कलम मन लेखे तीन जन। स्याही, लेखनी तथा मन, इन तीनों के संतुलन से ही सुलेख बनता है। केवल स्याही और लेखनी ही लिखावट के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छी लिखावट के लिए ये परम आवश्यक है कि स्याही और लेखनी के साथ ही हमारे मन का सहयोग भी हो। जब हमारा मन लिखने में साथ नहीं देता तो निश्चय ही लिखना कठिन हो जाता है। जब किसी परिस्थिति में मन के सहयोग के बिना लिखा जाता है तो वो एक अस्वस्थ लिखावट का चित्र उपस्थित होता है। श्री प्रफुल्ल कुमार चटर्जी की लिखावट बड़े आकार की है। इस लिखावट में स्वाभाविक मानवीयता, आत्मीयता, प्रेरक गति, सुंदर कला प्रेम तथा उदारता स्पष्ट है। नियम पालन, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, अनुशासन तथा आदर्श प्रेम के सद्गुण प्रदर्शित हैं। ये व्यक्तित्व बुद्धिबल, भावबल तथा आत्मबल में समानता महान, सुसंयोजित एवं विकसित है। क्रियाशीलता बहुमुखी होते हुए भी सुव्यवस्थित है तथा विवेक के आवरण से नियमित है। एक साथ ही अनेक कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते रहने की क्षमता आप में स्वाभाविक है। कोमल, भावुक, दयावान आत्मीयता के अनेक लक्षण इस लिखावट में दिखते हैं। इनका हृदय सहजी पिघल उठता है तथा किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए ये सदैव तत्पर हैं। साथ ही इस लिखावट में सबलता के अनेक लक्षण मिलते हैं।
नियम पालन तथा अपने आदर्श को ऊंचा उठाए रहने में ये पूर्णतया समर्थ हैं। संसार की कोई भी माया उनको प्रभावित नहीं कर सकती यदि उसमें विवेक, नैतिकता तथा उच्च मानव आदर्श की किसी प्रकार से भी कोई कमी है। इस लिखावट की स्पष्टता, इस लिखावट का घनत्व, बल तथा गति सराहनीय है। यह शारीरिक अवस्था से ऊपर है। 70 वर्ष से अधिक आयु होने पर भी आपकी लेखनी में दृढ़ता है। आजकल इससे बहुत कम आयु में ही लिखने वाले व्यक्तियों के हाथ, नाड़ी तंत्र तथा लेखनी कांपने लगते हैं। ये आंतरिक निर्बलता के स्पष्ट लक्षण हैं। ऊपर दिए गए दोनों उदाहरण ऐसे व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं जो जीवन की प्रत्येक स्थिति को शांत भाव से ग्रहण कर सकते हैं। इनका मन विचलित नहीं होता, आंतरिक द्वंद्व उनको प्रभावित नहीं करता। ये अपना आदर्श मार्ग जानते हैं तथा उसका अनुकरण करते रहने की आंतरिक शक्ति भी रखते हैं। इनका आचरण सदा ही शिष्ट एवं न्याय संगत रहता है। इनकी मानसिकता जागृत है तथा भावुकता सजग है। इनका आत्मबल धैर्य, प्रगति एवं शक्ति प्रदर्शित करता है। इनकी प्रज्ञा किसी ऐसी क्रिया में संलग्न है जिसमें कितने भी अध्यवसाय, परिश्रम, लगन तथा उदार सामाजिक सहयोग की आवश्यकता हो, परंतु नैतिक आदर्श सर्वोच्च हो। ऐसे ही व्यक्ति समाज में आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तथा अन्य अनेक व्यक्तियों को सुसंयमित, सुनियोजित, सुसांस्कृतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दोनों लिखावटों में व्यक्तिगत विभिन्नता है। पहली लिखावट अंतर्मुखी है, दूसरी लिखावट बहिर्मुखी प्रवृत्ति प्रकट करती है। लिखावट का आशय अक्षरों की पुनर्रचना से भी है। लिखावट के अक्षरों का आकार एवं मान पूर्व निर्धारित होता है। लिखने वाला व्यक्ति इन पूर्व निर्धारित आकारों को कुछ परिवर्तन के साथ बनाता है। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं और अंतर्मन द्वारा स्वतः प्रकट होते हैं। प्रथम, अक्षरों की कुछ रेखाओं तथा अन्य चिन्हों को छोड़ जाना, जिनको वो व्यक्ति आवश्यक नहीं समझता अथवा जो उसके लिए लिखने की क्रिया में कठिन होते हैं, बाधक है। दूसरे, अक्षरों की कुछ रेखाओं तथा अन्य चिन्हों को अतिरिक्त जोड़ देना अथवा उनकी आकृति अपनी रुझान के अनुसार बदल देना, जिसे वो आवश्यक समझता है अथवा जो उसके लिए लिखने में सहज है। अक्षरों के आकार परिवर्तित करने में लेखनी को निजी रुचि से चलाना काफी मात्रा में बढ़ सकता है। यदि किसी कारणवश लिखने वाले व्यक्ति के चित्त से कार्य को उचित रूप से करने का लक्ष्य मिट जाए तो लिखावट में एकाग्रता, संयम, स्थिरता, दृढ़ता व शिष्टता का अंत हो जाएगा और लिखावट ऐसी बनेगी जिसको लिखावट कह सकना ही कठिन होगा। ऐसी अनेक लिखावटें जो कि वास्तव में उलझी हुई सी रेखाएं होती हैं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होती हैं। जब कभी आप शांत चित्त से एकाग्र होकर अपने विचारों को सुलझाते हुए लिखने के लिए बैठते हैं तो आपकी लिखावट शुद्ध, स्पष्ट और सौम्य होती है। किसी दूसरे अवसर पर जब आपकी मानसिक परिस्थिति में उद्विग्नता होती है, भावों में द्वंद्व होता है और उस समय आप लिखने बैठते हैं तो आपकी लिखावट उतनी शुद्ध, स्पष्ट और सौम्य नहीं होती, अथवा जब आप अपनी सहज लिखावट किसी अन्य कारण से बदलती हुई पाते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। लिखावट की परिस्थिति लेखक के अंतर्मन की छाया है जो सामयिक आचरण से प्रभावित एवं व्यक्त होती रहती है। अतः अपनी लिखावट को स्थिर करने के लिए मन को भी शांत करना आवश्यक होता है। ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं। इसके लिए एक सहज प्रयोग यह है कि रोमन लिपि में बड़े कैपिटल अक्षरों में तथा देवनागरी लिपि में बड़े आकार के अक्षरों में लिखना प्रारंभ कीजिए। ये क्रिया जल्दी में नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अक्षर स्पष्ट, पूरे, शुद्ध और अलग अलग लिखे जाने चाहिए। इस तरह सावधानी पूर्वक लिखने से थोड़ी देर में चित्त शांत हो जाएगा, विचार सुलझ जाएंगे
और लिखावट की आकृति एवं आकार अपने निजी वास्तविक रूप में आ जाएंगे। इस प्रयोग का आशय मानसिक गति पर अवरोध लगाना है तथा अव्यवस्थित स्नायु यंत्र को स्थिर करना है, जिससे मन, हाथ और लेखनी सामान्य रूप से काम कर सकें। जो बालक लिखना सीख गए हैं और नित्य ही लिखते रहते हैं, फिर भी उनकी लिखावट अशुद्ध, अस्पष्ट, अस्थिर तथा भद्दी दिखाई देती है, वे हमारे आकर्षण के विशेष केंद्र होने चाहिए। इन बालकों के चरित्र निर्माण में निर्बलता रह गई, जिससे उनके व्यावहारिक स्वभाव में संतुलन नहीं आ सका। अभी इन बालकों को जीवन के प्रारंभिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका है। अभी ये बालक ये नहीं निश्चित कर पाए हैं कि आचरण कैसा शुद्ध होना चाहिए। अभी ये बालक जानते ही नहीं है कि आचरण में सौम्यता, संपूर्णता एवं सामंजस्य होना चाहिए, अथवा ये कहा जाए कि वे जानते हुए भी उचित शैली अपनाने में असमर्थ हैं। हो सकता है कि इसके कुछ शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक कारण हो, अथवा ये कहा जाए कि ये बालक उचित एवं अनुचित परिस्थिति से परिचित होते हुए भी उचित आचरण की अवहेलना करते हैं। इसका कारण उनकी लापरवाही, मिथ्याभिमान, उद्दंडता तथा समाज के साधारण एवं आवश्यक नियमों से सहयोग आदि विभिन्न लक्षण भी हो सकते हैं। अमुक बालक किस मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक कारण से अशुद्ध, अस्पष्ट, अस्थिर तथा भद्दा लिखता है, इसका पता उसके लिखावट के विस्तृत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से ही चल सकता है। शारीरिक निर्बलता। शारीरिक निर्बलता जिसका प्रभाव लिखावट पर पड़ता है, हस्तलिपि विज्ञान के विश्लेषण से ज्ञात नहीं होती, इसका मात्र संकेत प्राप्त होता है। अतः ये आवश्यक होता है कि ऐसा लिखने वाले बालकों की स्वास्थ्य परीक्षा की जाए। हो सकता है कि ऐसे बालकों की अंगुलियां कमजोर हों, खंडित हों, टेढ़ी हों, उनकी कलाई में कोई कमजोरी हो, स्नायु तंत्र दृढ़ न हो तथा उसमें कंपन हो, दृष्टि स्वस्थ न हो, अथवा उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई निर्बलता हो। इन बातों का पता डॉक्टरी जांच से ही चल सकता है। निकट संबंध होने से लिखावट द्वारा संकेत मिलने पर अध्यापक इस प्रकार की परिस्थिति का पता चला सकता है। इस प्रकार के संकेत की गहरी छानबीन पाठशाला में स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी की जा सकती है। सही निदान हो जाने से बालक के उचित उपचार का प्रबंध किया जा सकता है। कठिनाई का पता चल जाना ही बड़ी बात है। फिर तो बालक के माता पिता अथवा उसके अभिभावक भी सावधानी पर बालक के स्वास्थ्य की चिंता कर सकते हैं। यदि ऐसा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बालक अपनी शारीरिक निर्बलता से ग्रसित रहते हुए किसी न किसी तरह अपना काम चलाते रहने का प्रयास करता रहेगा और आगे चलकर अपने स्वास्थ्य को और भी जटिल, संभवतः अधिक जटिल बना लेगा, जो कि बाद में अच्छे से अच्छे उपचार से भी ठीक नहीं की जा सकेगी। ये देखा गया है कि अभ्यास तथा उचित निर्देशन से शारीरिक कमजोरी वाले व्यक्ति भी अपनी कमजोरी पर अधिकार पा लेते हैं। व्यक्ति जिनकी अंगुलियां किसी अनहोनी घटना से टेढ़ी हो गई हैं, शुद्ध एवं स्पष्ट लिखावट लिख सकते हैं, क्योंकि उनके चरित्र में आत्मबल की मात्रा कहीं अधिक होती है। जब एक व्यक्ति इच्छा करता है और उसको प्राप्त करने का प्रयास भी करता है, तो उसकी प्रबल इच्छा शक्ति ही उसकी सफलता का कारण होती है। लोग अपनी किसी भी छोटी से छोटी बात को बढ़ाकर अपना उत्तरदायित्व न निभाने का बहाना निकाल लेते हैं। यह केवल उनके व्यक्तिगत चरित्र की कमजोरी है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, इससे अच्छा मैं कैसे किसी प्रकार से नहीं बन सकता आदि अनेक प्रकार के उत्तर जो अनेक व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं, नकारात्मक इच्छा शक्ति से प्रतीक होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने निर्बल इच्छा शक्ति को छिपाने के लिए चालाकी, कामचोरी, उद्दंडता, अभद्रता तथा मिथ्याभाषण आदि का प्रयोग करते हैं।
जानते हुए भी अपने स्वभाव में अधिक अच्छाई पैदा नहीं करना चाहते। ये प्रवृत्ति बाल्यावस्था से ही उपयुक्त अभ्यास एवं निर्देशन के अभाव के कारण बनती है। यदि बाल्यावस्था में ही उनकी निर्बलताओं की सही जांच हो जाए तथा उनका उचित उपचार हो जाए तो बहुत संभव है कि उनका युवावस्था का आचरण अधिक शुद्ध, शिष्ट, स्पष्ट तथा आकर्षक हो जाए। भावुक विषमता लिखावट में अशुद्धि, अस्पष्टता, अस्थिरता, बद्धी बनावट लाती है। प्राय देखा गया है कि लोगों के स्वभाव में भावुकता का चढ़ाव उतार इतना अधिक होता है कि इसका किसी प्रकार से निदान कर सकना संभव नहीं होता। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने आचरण में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे ऊंचे स्वर से बोलना। साधारण बातचीत में भी ऐसा मालूम हो कि बोलने वाला चिल्ला रहा है अथवा जल्दी जल्दी बोलना। दूसरे व्यक्ति की समझ में कुछ आए या ना आए, कहने वाला भी अपनी बात पूरी तरह से कह सके या ना कह सके। ऐसे व्यक्ति समझते हैं जो कुछ भी जैसा भी वे बोल रहे हैं सुनने वाले ने अवश्य ही ग्रहण कर लिया है। ऐसे व्यक्तियों में दूसरे व्यक्तियों के विचार सुनने का धैर्य नहीं होता। समाज में ऐसे व्यक्ति प्राय ही मिलते हैं। ये अपनी तो कहना जानते हैं, दूसरों की सुनना नहीं जानते। इनकी लिखावट में कलम के दबाव का उतार चढ़ाव, रेखाओं की लंबी कटी तथा छोटी टांगें, अनेक रंग का प्रयोग आदि प्रमुख होता है। लिखावट अस्पष्ट व अस्थिर होती है, जिसका शुद्ध रूप से पढ़ पाना कठिन होता है। दूसरे भावुक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका उत्साह शीघ्र ही ठंड पड़ जाता है तथा अनेक परिस्थितियों में उनकी भावुकता का प्रभाव भी कम हो जाता है। इस प्रकार की भावजन्य प्रवृत्ति में गति है अथवा गति की विहीनता है। भागते हुए अक्षर एवं अधकटे अक्षर ऐसे व्यक्तियों की सहज पहचान है। भावुकता की चंचलता को स्थिर करने के लिए स्थिर सुलेख का अभ्यास बहुत उपयोगी है। किसी भी परिस्थिति के कारण जो व्यक्ति आवेश में आ जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, उनके लिए सुलेख का प्रयोग बहुत ही हितकर है। ऐसी परिस्थिति में पुनः मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेने के लिए धीरे धीरे और बड़े आकार के अक्षर लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार 2-4 पंक्तियां लिखने से ही ध्यान एकाग्र हो जाता है। तीसरी परिस्थिति मानसिक अस्थिरता है, यानी कि मानसिक उथल पुथल। जिस समय मस्तिष्क में किसी प्रकार की उलझन होती है तो प्रयत्न करने पर भी किसी काम में मन नहीं लगता, यत्न करने पर भी इसमें सफलता नहीं मिलती। ऐसी अवस्था में भी लिखावट अस्थिर रहती है तथा अस्थिर लिखावट से, जिसमें कि अक्षरों के आकार तथा उनके झुकाव अनेक प्रकार से होते हैं, मानसिक अस्थिरता प्रदर्शित होती है। वास्तव में ये मानसिक शिथिलता का लक्षण है। अपनी नैसर्गिक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन होने देना एक बड़ी निर्बलता है। समझदार व्यक्ति अपने नित्य के सहज व्यवहार में इस प्रकार का असंगत आचरण प्रदर्शित नहीं होने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रकार के आचरण से वे अपनी कमजोरियों को ही दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित कर देंगे। वे जानते हैं कि ऐसे आचरण से उनके चरित्र व व्यक्तित्व में कमी होने लगेगी। अस्तु ऐसी मानसिक अवस्था के अवसर पर बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य का उपयोग करके संतुलन बनाए रखते हैं तथा पुनः अपने निर्दिष्ट कार्य में अग्रसर हो जाते हैं। हस्तलिपि के विषय में महात्मा गांधी का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही व्यक्तिगत, सरल एवं स्पष्ट होते हुए भी सारगर्भित है। मेरी समझ में ये आया कि बुरी लिखावट अधूरी शिक्षा का चिन्ह है। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु इस अभ्यास का सुअवसर बहुत पीछे निकल चुका था। मैं अपनी युवावस्था की इस भूल को कभी सुधार नहीं सका। हर युवक तथा नवयुवती को मेरा उदाहरण लेकर सतर्क हो जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अच्छी लिखावट शिक्षा का आवश्यक अंग है। नमस्कार।